गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में एक दिन तो थोड़ा सा पढ़े थे, फिर बीच में गैप हो गया। तो होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। होम्योपैथिक एग्रावेशन का नोट्स भी मैंने अपलोड किया था आप लोगों को। और होम्योपैथिक एग्रावेशन ये जो है हम लोग बेसिकली कहाँ से पढ़ेंगे? बेसिकली होम्योपैथिक एग्रावेशन ये जो चैप्टर है, केंट का चैप्टर 34 है। ठीक है, ये केंट का 34 नंबर चैप्टर है। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। कई बार सॉरी कई बार एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन पूछा है लोग कि केंट का 35 नंबर चैप्टर क्या है, केंट का 36 नंबर चैप्टर क्या है। ऑब्वियसली 35 नंबर चैप्टर पूछा गया है एमसीक्यू में, और फर्स्ट चैप्टर पूछा गया है एमसीक्यू में। तो केंट का 35 चैप्टर क्या जो है वो प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग एक्शन ऑफ द मेडिसिन, जो केंट ऑब्जर्वेशन वाला है वो है। ये एक बार पूछा जा चुका है। आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन एमपीपीएससी 2013 या 14 में। एमपीपीएससी का जो एग्जाम था वहाँ पे पूछा गया था। और केंट का फर्स्ट चैप्टर क्या है, ये तो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, 10 है। सो चैप्टर 34 होम्योपैथिक एग्रावेशन, आपको इसको याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन पूछा गया है, दैट इज वाई हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है आप लोगों को बता देना कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठते हैं। तो नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या है? होम्योपैथिक एग्रावेशन हम लोग ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में जो पढ़े थे, या लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, या नोट्स में जो डिस्कस किए थे, वहाँ पे क्या था कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन बेसिकली intensification of the symptoms of the medicine intensification of the symptoms of the disease after giving the indicated medicine in a case of natural disease। एक कोई नेचुरल डिजीज है, ठीक है, एक कोई नेचुरल डिजीज है, वो अपने कोर्स पे जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए टाइम है और ये इंटेंसिटी है डिजीज का, इंटेंसिटी है डिजीज का, ये अपना टाइम हो गया। ठीक है, तो ये एक नेचुरल डिजीज, अपने नेचुरल कोर्स में चले जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है। ऑब्वियसली नेचुरल कोर्स में क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ इसका इंटेंसिटी और तेजी से बढ़ते जाएगा। नॉर्मली तो यही होता है। तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, उसके साथ ऑब्वियसली सफरिंग भी बढ़ेगा। ठीक है, पैथोलॉजी भी एडवांस होते जाएगा। अगर पैथोलॉजी है तो फंक्शनल है तो जो भी है ये होते जाएगा। क्या है कि इस मोमेंट पे, यहाँ पे किसी मोमेंट पे हमने इसको एक इंडिकेटेड मेडिसिन दिया। इसमें ये जो ग्राफ है, ये जो डिजीज नेचुरली प्रोसीड कर रहा है, यहाँ पे हमने एक इंडिकेटेड मेडिसिन दिया, से एक मेडिसिन दिया ए। तो ये मेडिसिन देने के जस्ट बाद क्या होता है, ये सिम्टम थोड़ा इंटेंसिफाई होता है, थोड़ा तेजी से बढ़ता है, और उसके बाद ये ग्रेजुअली समय के अनुसार कम होना शुरू होता है। यही तो होता है ना। तो ये जो पोर्शन है, ये जो मेडिसिन पड़ा वहां से लेके और ये जो यहां तक आया, इतना दूर का जो ये पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन, ये मेडिसिन पढ़ने के बाद आया। मेडिसिन पढ़ने के बाद ये सिम्टम जो है क्या हुआ, इंटेंसिफाई हुआ। नेचुरल डिजीज का जो एग्जिस्टिंग सिम्टम है, ये मेडिसिन पढ़ने के बाद इंटेंसिफाई हुआ, और ये जो है बेसिकली मेडिसिन के चलते होता है। और इसी इंटेंसिफिकेशन को
इसी इंटेंसिफिकेशन ऑफ द मेडिसिन सिम्टम्स ऑफ डिजीज को होम्योपैथिक एग्रावेशन मास्टर हैनीमैन ने कहा। ठीक है, इसी इंटेंसिफिकेशन ऑफ सिम्टम को होम्योपैथिक एग्रावेशन हैनीमैन ने कहा, मास्टर हैनीमैन ने कहा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे बहुत सारे राइटर लोग ये बोलते हैं कि जब होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है तो पेशेंट को वेलबीइंग का फीलिंग होता है। ऐसे तो सिम्टम ऑफ डिजीज बढ़ेगा, बट पेशेंट एज ए होल बेटर फील करेगा। बट ऐसा नहीं है, ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप जो केंट का होम्योपैथिक एग्रावेशन चैप्टर है उसको पढ़े हैं, या अगर आप हम लोगों ने जो नोट्स अपलोड किया है उसको पढ़े हैं, तो आपको याद होगा कि ये जो इंटेंसिटी है होम्योपैथिक एग्रावेशन का, ये ऑलवेज मतलब इसमें फील गुड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑलवेज वेलबीइंग का फीलिंग हो ये जरूरी नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिम्टम का एग्रावेशन होगा और ये डिपेंड करता है कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन वायलेंट भी हो सकता है। माइंड इट, होम्योपैथिक एग्रावेशन ऑलवेज एक हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी की तरह नहीं होता है। होम्योपैथिक एग्रावेशन मे बी वायलेंट, मे बी वेरी मच वायलेंट, बट कब, किन केसेज में? सब केस में ऐसा नहीं होता है होम्योपैथिक एग्रावेशन जो कि काफी वायलेंट हो। वो केसेज जहां पे डीप सीटेड पैथोलॉजी है, वो केसेज जहां पे लॉन्ग टाइम से कोई क्रॉनिक डिजीज एग्जिस्ट कर रहा है, वो केसेज जहां पे पैथोलॉजिकल चेंज आ चुके हैं, ऐसे केसेज में हम लोगों को एक वायलेंट होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। बट एज ए फिजिशियन हमको इसके लिए खुद को प्रिपेयर करके रखना होगा। हमको ये समझना होगा, हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो डिजीज के लिए हमने जो मेडिसिन दिया और इसके बाद ये जो सिम्टम्स का इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, से अगर ये लॉन्ग टर्म का डिजीज है, ठीक है, ये ब्रेक करने से हम कह रहे हैं कि काफी लंबा टाइम का डिजीज है, तो ये काफी डीप सीटेड पैथोलॉजी डेवलप कर चुका है, तो यहाँ पे काफी वायलेंट एग्रावेशन होगा। लॉन्ग टर्म का डिजीज, वहां पे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, देन आपको प्रिपेयर रहना होगा कि चूंकि डीप सीटेड डिजीज है, ये ओनली फंक्शनल लेवल पे नहीं है, ये पैथोलॉजी के लेवल पे प्रोग्रेस कर चुका है, तो यहाँ पे जो होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा वो वायलेंट होगा। मेनी टाइम्स आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या आप एकदम बेचैन हो उठिएगा अगर आप अपने मेडिसिन के एक्शन से एक्वेंटेड नहीं है, बढ़िया से उसका आपको पता नहीं है मेडिसिन का एक्शन। अगर आप अपने फिलॉसफी से परिचित नहीं है बढ़िया से, क्योंकि आपको हमेशा ऐसे एग्रावेशन के टाइम में आपको एक इम्पोर्टेंट जजमेंट करना पड़ेगा कि ये जो एग्रावेशन हो रहा है, ये वाकई में एग्रावेशन होम्योपैथिक एग्रावेशन है या डिजीज का एग्रावेशन है या मेडिसिनल एग्रावेशन है। ये जजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है, इफ दिस एग्रावेशन इज होम्योपैथिक एग्रावेशन, देन क्या करना है आपको? वेट एंड वॉच करना है। केंट बोल रहे हैं, अगर आप केंट फिलॉसफी पढ़ रहे हैं पैराग्राफ 4 में, तो बोल रहे हैं वी मस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दैट विच इज रिएक्शन एंड दैट विच कॉल्स फॉर अ रेमेडी,
वी मस्ट डिस्क्रिमिनेट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम लोगों को निश्चित रूप से इस चीज के बीच में अंतर समझना पड़ेगा कि क्या है नेचुरल रिएक्शन वाइटल फोर्स का और क्या है जिसके लिए हमको मेडिसिन देना पड़ेगा। These things are only seen in homeopathy, never in any practice. Sometimes the physician will be driven to his wit's end in dealing with these reactions. It is sometimes in a dreadful thing to look upon, and the physician may be turned out of doors. Let him meet it as man. Let him be patient with it, because the ignorance of the mother or the friends can be no excuse for his violation of principle even once. Even once. इस पैराग्राफ को अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिए, बहुत बढ़िया से बैठा लीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार स्पेशली क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान, डीप सीटेड क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान जब हम मेडिसिन देते हैं और वो क्योर के तरफ केस जाता है, तो वहां पे होम्योपैथिक एग्रावेशन आना ही है। अगर आपको होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं मिलता है, माइंड इट, आप क्योर कर रहे हैं या पैलिएशन कर रहे हैं या सेपरेशन कर रहे हैं, इस चीज का आप जजमेंट नहीं कर पाइएगा। बट अगर क्योर हो रहा है तो वहां होम्योपैथिक एग्रावेशन आना ही है। और वो एग्रावेशन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है, डीप सीटेड पैथोलॉजिकल डिजीज है, तो वो एग्रावेशन रिलेटिवली वायलेंट होगा, रिलेटिवली वायलेंट होगा, उग्र होगा, उग्र होगा, इतना कि आप परेशान हो जाइएगा। बट अगर आप अपने होम्योपैथिक फिलॉसफी के नॉलेज आपका साउंड है, तो आप देखिएगा और आप इस चीज को डिस्क्रिमिनेट कर पाइएगा कि आपको इस केस में प्रेस्क्रिप्शन करना है कि नहीं करना है। बोले ना फर्स्ट लाइन, वी मस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दैट विच इज द रिएक्शन और विच कॉल्स फॉर अ रेमेडी। कौन सा रिएक्शन है वाइटल फोर्स का, क्यूरेटिव रिएक्शन है, और किसके लिए आपको मेडिसिन देना है, इस चीज के लिए आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करने का, अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, स्पेशली डीप सीटेड क्रॉनिक डिजीज के केस में जब आप मेडिसिन दे रहे हैं और वहां पे एक्यूट्स आ रहा है आपके मेडिसिन के एक्शन के चलते, और वहां पे आप जजमेंट करने में भूल कर रहे हैं, तो आप पूरे तरह से केस को गंवा रहे हैं। क्योंकि वहां पे अगर आप सप्रेशन कर, आप अगर गलत डिसीजन लेके सिम्टम्स को लेके मेडिसिन दे रहे हैं और सप्रेशन का कोशिश करिएगा, तो आपको पता है फ्रीक्वेंट पैलिएशन लीड्स टू सप्रेशन। वो केस जो कि अभी आपके मेडिसिन के बाद रिएक्शन दे रहा था, वो एक इनक्यूरेबल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इस चीज के बारे में पेशेंट पार्टी को बहुत बढ़िया से आपको ब्रीफ कर देना होगा। अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं, डीप सीटेड एंटीसोरिक मेडिसिन दे रहे हैं, तो पेशेंट पार्टी को ये बता देना होगा कि ये एंटीसोरिक देने के बाद आपको ऐसा हो सकता है। वी यूजुअली इन आवर प्रैक्टिस व्हेन वी प्रिस्क्राइब सल्फर in a case of chronic skin disease or suppressed skin disease, we first alert the patient that, dear, you may get your skin disease returned and you will never apply any ointment over it. क्रोनिक डिजीज के का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन है, तो वहां पे आप पेशेंट को बोल दीजिएगा पहले से ही कि मैं मेडिसिन दे रहा हूं और उस मेडिसिन के बाद आपको स्किन डिजीज हो सकता है, आपको कोई डिस्चार्ज शुरू हो सकता है, और उसके लिए आपको कोई अदर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो आप
केस को खत्म कर दीजिएगा, खराब कर दीजिएगा अपने केस को। एक बार आप अगर पेशेंट को ये चीज पहले बता दीजिएगा, सेंसिटाइज कर दीजिएगा, समझा दीजिएगा, तो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर रहेगा। पेशेंट मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि ऐसे होने जा रहा है और हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। ये जो डॉक्टर साहब ने 2 नंबर दाना वाली दवा दी है, आईवी प्लेसिबो दिया है, उसी को खाना है और कुछ नहीं खाना है। लेकिन अगर आप पेशेंट को पहले से बता दीजिएगा कि हाँ भाई, आपको ये एग्रावेशन इस टाइम पे होने वाला है। एक्यूट डिजीज के केस में अगर रस्टक्स का सिम्टम मिल रहा है, आपको रस्टक्स दे रहे हैं, तो पेशेंट को एक बार बोल दीजिएगा कि भाई मिडनाइट या आर्सेनिक का सिम्टम मिल रहा है, बोल दीजिएगा भाई 12 बजे रात के आसपास आपका फीवर थोड़ा बढ़ेगा, बट घबराना नहीं है, मेडिसिन देते रहना है, जैसे बोलेंगे ऐसे ही करना है। ऑब्वियसली अगर आप ट्रीट करते हैं एक्यूट डिजीज के केस में, एक्सपीरियंस है, तो आप देखिएगा और पेशेंट ठीक 12 बजे आपको फोन करेगा, ठीक 1 बजे फोन करेगा कि डॉक्टर साहब सांस का तकलीफ बढ़ गया है, डॉक्टर साहब फीवर बढ़ गया है, और आपको वहां पे इत्मीनान से केस में उसको एग्जामिन करना है, एग्जामिन करके पूछना है और समझना है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन करना है कि नहीं करना है। ये है होम्योपैथिक एग्रावेशन का अंडरस्टैंडिंग। मैं आप लोगों से एक केस शेयर करना चाहूंगा। एक केस था एक बच्ची का, जिसको फ्रीक्वेंटली हर 15 दिन पे नाइट में फीवर आता था। ठीक है, नाइट में फीवर आता था और उस पेशेंट को, उस बच्ची को एक मेडिसिन दिया गया और उसके बाद बोला गया था, हालांकि बोला गया था कि भाई आप लोग अगर कोई स्किन डिजीज आएगा तो कुछ अप्लाई मत कीजिएगा। 15 उसके बाद मतलब ये साल भर से लगभग हर 15 दिन पे फीवर आता था, अमावस्या पूर्णिमा ऐसे करके आता था, न्यू मून फुल मून। पेशेंट को मेडिसिन दिया गया था और मेडिसिन देने के बाद उसको नेक रीजन में, गर्दन पे एक स्किन डिजीज डेवलप हुआ, एक घाव टाइप का, अल्सर टाइप का डेवलप हुआ मेडिसिन देने के बाद। वो लगभग 2-3 महीने के बाद डेवलप हुआ और इस 2-3 महीने के दौरान उस पेशेंट को एक भी फीवर का जो मतलब एपिसोड कहते हैं नहीं आया। पेशेंट को बोला गया था, बट बच्ची की दादी जो थी वो प्यार से वहां पे ऑइंटमेंट लगा दी, मलहम लगा दी और ठीक अगले मतलब अमावस्या को, नेक्स्ट न्यू मून को मिडनाइट में फोन आता है मेरे पास और बता रही है बच्ची की माँ कि सर फीवर हो गया है उसको। फिर तो मैंने पूछा कि क्या उसको ये लास्ट 3 महीना से तो मैं चैन से सो रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, बच्ची को तो 3 महीना से फीवर नहीं हो रहा था, फिर क्यों फीवर आया, उसको कोई स्किन डिजीज हुआ था क्या? तो बोली कि नहीं। फिर मैंने पूछा कोई घाव वगैरह हुआ हो या कोई डायरिया वगैरह हुआ हो, तो बोली कि हाँ घाव एक हुआ था गर्दन पे, तो उसके लिए उसकी दादी मलहम लगा दी। मैंने उसी समय बोला कि मैडम आपने अपनी बच्ची को मलहम लगा के उसका खून कर दिया। ऑब्वियसली दैट वाज अ केस ऑफ वेरी बैड फैमिली हिस्ट्री, बहुत ही खराब फैमिली हिस्ट्री का केस था। उस फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री था, ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री था, हाइपरटेंशन का हिस्ट्री था, मेंटल डिजीज का हिस्ट्री था। ऐसे केस में एक क्यूरेटिव रेस्पॉन्स आया था और उस क्यूरेटिव रेस्पॉन्स को सप्रेस कर दिया गया और फिर वो केस आई थिंक 2-3 साल तक झेलाते रहा, रिस्पॉन्स नहीं किया। अभी भी हम उस केस में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको पेशेंट पार्टी को, पेशेंट को और खुद को, तीनों को समझना होगा कि अगर किसी केस में, स्पेशली किसी क्रॉनिक केस में, किसी बैड वाइटलिटी केस में आप अगर कोई भी डिसीजन गलत कर रहे हैं, सही डिसीजन नहीं कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग जस्ट टू किल द पेशेंट।
वो एक गलत डिसीजन, वो ऑइंटमेंट लगाना, वो मलहम लगा के उस घाव को, उस स्किन लीशन को सप्रेस करना, और ऐसा आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसा हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में केस मिलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे आपको होम्योपैथिक एग्रावेशन मिल रहा है और कहाँ पे डिजीज एग्रावेशन हो रहा है। डिजीज एग्रावेशन में अगर आपने सही टाइम पे मेडिसिन नहीं दिया तो ये अनइथिकल है, मे बी पेशेंट सफर। और अगर आपने होम्योपैथिक एग्रावेशन को सप्रेस करने का कोशिश किया तो ये भी उतना ही अनइथिकल है। सो यू शुड नो between difference between the homeopathic aggravation and other kinds of aggravation। अगर आप ये समझ रहे हैं, अगर ये आप समझ रहे हैं, तब ही आप सही प्रेस्क्रिप्शन सही टाइम पे करिएगा, सही डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर मेनी केसेस। आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आप लोग एक रीडिंग इस चैप्टर का और दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है होम्योपैथिक एग्रावेशन का, और केंट साहब ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है। हम लोग जो ये समझते थे कि होम्योपैथिक एग्रावेशन हमेशा एक हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी की तरह होता है, तो ये कन्फ्यूजन माथा से निकाल देना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए। जैसा डीप सीटेड डिजीज होगा, जैसा वाइटलिटी होगा, वैसा ही होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा। एक दिन के पौधे को आप उखाड़ते हैं तो मिट्टी में कोई असर नहीं पड़ता है, 2 दिन के पौधे को उखाड़ते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है। पर वही अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल का पेड़ है, तो जब वो उखड़ता है, आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी आए, तो मिट्टी में काफ़ी गड्ढा हो जाता है। होम्योपैथिक एग्रावेशन भी इसी से समझ सकते हैं। 1 दिन 2 दिन का एक्यूट डिजीज है, सुपरफिशियल डिजीज है, पैथोलॉजी कम डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे बड़ा माइल्ड होगा होम्योपैथिक एग्रावेशन। बट अगर पैथोलॉजी डीप सीटेड है तो प्रोपोर्शनेटली वायलेंट होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा। इसको आपको समझना होगा, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, और इसके लिए आपको अपने पेशेंट को भी तैयार करना होगा मेंटली। प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर, रीड, एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कल फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।